गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्टडी में। तो आज जो है हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले। और क्लास की बात करें या क्लास 22 है, ठीक है। और भी जो मैंने मैथ के क्लासेस या तो जीके जीएस के क्लासेस करवा रखे हैं हुआ ऊपर जो है आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जरूर से जरूर जाके देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा कर रखे हैं, ठीक है। तो आज का क्लास जो है बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आज तक जो क्लास हुआ है उससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज का क्लास जो है 20 क्वेश्चन, आपको 20 नहीं बल्कि 60 से 80 क्वेश्चन के बराबर नॉलेज देके जाएगा। गारंटी दे रहा हूँ, 20 क्वेश्चन 60 से 80 क्वेश्चन के बराबर नॉलेज देके जाएगा। इसलिए आप इनर्जेटिक हो जाएं, अभी एनर्जी से भरपूर हो जाए और क्लास को अभी स्टार्ट कियो यार तो लास्ट तक चलो, लास्ट तक देखो, एकदम क्लास करने में मजा आएगा। गारंटी देता हूँ क्लास करने में मजा आ जाएगा। इतना आई थिंक तो बहुत सारा आपको जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, धमाकेदार क्लास है, ठीक है। तो पहला प्रश्न, भारत में पहली रेल कब चली? When did the first train run in India? ऑप्शन 1850, 1853, 1901, 1847, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी 1853, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आया 1853 में तो चली, लेकिन कहाँ से कहाँ चली? तो मुंबई से थाने, याद कर लीजिएगा, मुंबई से थाने, ठीक है। अगर कॉपी लेके नहीं बैठे हुए हैं तो कॉपी लेके बैठ जाओ। मुंबई से थाने कितना किलोमीटर, लंबाई कितनी थी? तो 34, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 34 किलोमीटर ट्रेन जो है यह चली थी। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, वेद कितने हैं? वेद कितने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। हाउ मच इज द वेदास? ऑप्शन 4, 8, 9, 10। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए 4। तो याद कर लीजिएगा, अगर वेदों की संख्या की बात करें तो 4 है, याद कर लीजिएगा 4। अब वेद में क्या क्या है तो एक मैं थोड़ा थोड़ा करके लिख दे रहा हूं। यहाँ पे पहला हो गया ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद एक हो गया। ऋग्वेद के बाद यहाँ अर्थर्वेद है, ठीक है, अर्थर्वेद हो गया, ठीक। अब अर्थर्वेद के बाद हो गया यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद हो गया, ठीक। अब यजुर्वेद के बाद हो गया सामवेद। क्लियर, यह 4 वेद है। सबसे पुराने वेद की बात करें तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ठीक है। सबको आप अगर हो सकता है स्क्रीनशॉट भी ले ले, ठीक है। पुराना सबसे अगर वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। क्लियर। अब आगे बात करें अर्थर्वेद की, याद कर लीजिएगा अर्थर्वेद। तो इसमें जादू टोना औषधि हो गया या तो तंत्र मंत्र विद्या जो बोले, इसका उल्लेख आपको अर्थर्वेद में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिंपली तंत्र मंत्र करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे औषधि भी हो जाता है, ठीक है। और सिर्फ औषधि लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा स्पेस नहीं है। क्लियर। तो औषधि यहाँ अर्थर्वेद में देखने को मिलता है, ठीक। अब इसके बाद बात करें यजुर्वेद, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होगा। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में अगर बात करें तो आपको राजनीतिक, ठीक है, यहाँ पे मैं राज करके लिख दे रहा हूँ, राजनीतिक, ठीक है। अब इसके बाद सामाजिक और धार्मिक, सामाजिक हो गया, क्लियर, और धार्मिक हो गया, ठीक है। तो इन 3 का उल्लेख आपको जो है यजुर्वेद में देखने को मिलता है। क्लियर। अब उसके बाद बात करें सामवेद की तो सामवेद में संगीत का उल्लेख देखने को मिलता है, याद कर लीजिएगा, सामवेद में संगीत का उल्लेख देखने को मिलता है। क्लियर। आई थिंक सो आपको चारों का आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। तो अब आप एक काम करें, अगर संगीत की बात करें, संगीत भूल जाते हो तो आप याद कर लो, शाम है धुआं धुआं गाना बहुत फेमस है, ठीक है। शाम है, ठीक है, शाम है, सामवेद है, ठीक है, और शाम है धुआं धुआं सॉन्ग है। तो संगीत कहाँ से मिलेगा? सामवेद से हमको मिलता है। क्लियर, याद हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न, ओके। वाराणसी किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ऑप्शन यमुना, संगम, ताप्ती, गंगा। तो यह जो स्थित है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। तो याद कर लीजिएगा, वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। वाराणसी को बनारस भी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा, वाराणसी को बनारस भी कहा जाता है। उसके साथ साथ अगर बात करें कि काशी विश्वनाथ का घर जो है वह जो है बनारस को ही कहा जाता है या तो वाराणसी को ही कहा जाता है। अब वाराणसी किस राज्य में स्थित है? तो याद कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, ठीक है। क्लियर। तो अब बात करें, यह तो था गंगा। अब यमुना की बात करें तो यमुना नदी के किनारे मथुरा, आपको पता है कृष्ण जी का जन्म जो है मथुरा से ही संबंधित है, ठीक है। तो मथुरा कहाँ है? यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें दिल्ली, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है। क्लियर। अब उसके बाद बात करें ताप्ती, तो ताप्ती की बात करें तो सरयू नदी, सरयू ने सूरत, ठीक है। सूरत की बात करें तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। क्लियर। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अब इसी में बात कर लेते हैं राम भगवान की, ठीक है। तो राम भगवान की बात करें तो उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, आपको पता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद कर लीजिएगा सरयू, ठीक है। अभी मैंने जो बोला शायद सरयू बोला था, नहीं, हाँ चलिए खैर ठीक है,
सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी के किनारे क्या है मेरा, यह है अयोध्या। याद, क्लियर। तो अब चलिए संगम की भी बात कर लेते हैं। संगम क्या होता है, जहां दो नदी का मिलन होता है। याद कर लीजिएगा, जहां दो नदी का मिलन होता है या नदियों का मिलन होता है वह क्या कहलाता है, संगम कहलाता है। याद कर लीजिएगा, संगम कहलाता है। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्वेश्चन के लिए रुक जाए, पहले सुन ले। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाके नीचे रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो यार तो जाके सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, हु गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो। ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। तो आपको पता होगा दिल्ली चलो बहुत फेमस नारा है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न। भारत एक खोज किताब किसने लिखी, हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। तो याद कर लीजिएगा कि भारत एक खोज, इट मीन्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अगर लेखक की बात करें तो कौन है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करें, याद कर लीजिएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, जवाहरलाल नेहरू। अब बात करें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो वह कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। अब भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब इसके बाद बात कर ले उपराष्ट्रपति, तो ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद कर लीजिएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, जिसके उपलक्ष्य में जो है 5 सितंबर, याद कर लीजिएगा, 5 सितंबर को क्या टीचर्स डे मनाया जाता है। क्लियर, हर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न। तो महात्मा गांधी के बारे में आपको पता ही होगा कि इन्हें जो है बापू कहा जाता है। क्लियर। तो चलिए अब महात्मा गांधी की अगर पूरा नाम की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी। याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें इसकी पत्नी का नाम क्या था, इसकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। क्लियर, इसकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, ठीक है। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न। मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच है, विच कंट्रीज इज द मैकमोहन लाइन बिटवीन। ऑप्शन भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका, पाकिस्तान और चीन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और चीन। तो याद कर लीजिए, अगर मैकमोहन लाइन की बात करें वह भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसे मैकमोहन कहा जाता है, ठीक। अब इससे बात आ गया कि अगर बात करें भारत और पाकिस्तान, ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा की बात करें तो वह क्या है, रेड क्लिफ रेखा। याद कर लीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, ठीक है। आपको पता है हमेशा झगड़ा होता रहता है या युद्ध वगैरह की आशंकाएं रहती है, ठीक है। तो आप इससे भी याद कर लेते हैं, रेड है, ठीक है, रेड जोन कह सकते हो, रेड क्लिफ याद हो जाएगा। क्लियर। अब बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा की बात करें तो वह क्या है मेरा, डूरंड। याद कर लीजिएगा, डूरंड रेखा, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, अगर बात करें भारत, ठीक है, भारत और श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच की बात करें तो वह पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच क्या पड़ता है, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। अब इसके बाद सभी जो आसपास के देश है सभी का मैं जो है आपको राजधानी भी क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का जयावर्धने है, ठीक है, श्रीलंका का जयावर्धने और कोलंबो भी है। ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका का जयावर्धने और कोलंबो भी है, ठीक। बांग्लादेश का ढाका हो गया, ठीक है। अब म्यांमार का नेपीताओ, ठीक है, म्यांमार का नेपीताओ। क्लियर। अब इसके बाद भूटान का थिम्पू, भूटान का थिम्पू, नेपाल का हो गया काठमांडू, चीन का हो गया बीजिंग, चीन का बीजिंग, ठीक है। अब हो गया, उसके बाद बात करें इस साइड आ जाए, अगर इट मीन्स वेस्ट साइड, पश्चिम साइड, तो यहाँ पे अगर बात करें पाकिस्तान, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करें काबुल, आई थिंक सो सभी का राजधानी मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। ईरान की राजधानी क्या है। देखिए, राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है यार, राजधानी से क्वेश्चन आप याद कर लो, आसपास कम से कम, अगर पूरा देश नहीं याद होता है तो कम से कम एशियाई देश जो है उनका याद कर लो, और यूरोपियन वगैरह जो है, और थोड़ा मोड़ा नामी जो है, इट मीन्स नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से जो संबंधित है उनसे थोड़ा मोड़ा जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनका राजधानी आप याद कर लो, ठीक है। और मुद्रा भी याद कर लेना, मुद्रा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब बात करें यहाँ ईरान की राजधानी, ईरान का होता है तेहरान, ठीक है, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। क्लियर, ईरान की राजधानी तेहरान। अब इसके बाद बात करें कि ईरान तो खैर क्लियर है, अब इराक,
बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इराक और ईरान में। तो इराक का क्या होता है? बगदाद, याद कर लीजिएगा, इराक का बगदाद और ईरान का तेहरान, इराक का बगदाद, ईरान का तेहरान, ठीक है। अब यहाँ पे भैया यह तो ठीक है, थिम्पू किसकी राजधानी है? भूटान का थिम्पू, अभी तुरंत मैंने बताया, ठीक है। अफगानिस्तान का काबुल, यह अभी मैंने बता दिया। देखिए अभी मैंने समझा, यहाँ क्वेश्चन ही मिल गया। अब यहाँ है कि पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस का क्या होता है? याद कर लीजिएगा, फ्रांस का पेरिस, क्लियर। तो राजधानी क्लियर हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार विंबलडन खिताब जीत रखा है? विच प्लेयर हैज वॉन द विंबलडन टाइटल मेनी टाइम्स? ऑप्शन रोजर फेडरर, पेट सैम्प्रास, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजर फेडरर। याद कर लीजिएगा, रोजर फेडरर की बात करें तो उन्होंने सर्वाधिक बार विंबलडन खिताब जीता है, क्लियर। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया यार, क्लास में अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से जाके लाइक कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कर दो, बस लाइक ही तो करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं इसलिए कम से कम जाके लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर ही देना, ओके। चलिए अगला प्रश्न, 2014 को नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला? हु रिसीव्ड द 2014 नोबेल पीस प्राइज? इसका ऑप्शन है हामिद करजई, महेंद्र राजपाक्से, डॉक्टर मनमोहन सिंह, कैलाश सत्यार्थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी। याद कर लीजिएगा, कैलाश सत्यार्थी को जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, क्लियर, 2014 में। अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2020 कहाँ आयोजित होंगे? वेयर विल बी द एशियन गेम्स 2022 बी हेल्ड? ऑप्शन दक्षिण कोरिया, भारत, श्रीलंका, चीन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। तो याद कर लीजिएगा, अगर एशियाई खेल 2022 की बात करें तो वह चीन में आयोजित होने वाला है, ठीक है। अगर क्लास अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो यार जाके पहले शेयर कर दो, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी, इंस्टाग्राम, जहाँ शेयर होता है सबको शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा बच्चे जुटेंगे क्लास करने में और भी ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है, ज़्यादा मजा आने वाला है। कमेंट वगैरह ज़्यादा आएंगे, क्लास और भी ज़्यादा करने में मजा आएगा यार, और आपको बेनिफिट होगा। ज़्यादा स्टूडेंट जुटेंगे तो क्लास जो होता है यार इंप्रूव होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नए नए क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए यार पहले जाके शेयर कर दो, जाके शेयर कर दो, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, दो परमाणुओं को जोड़ने वाले द्विआबंध में साझेदारी है? इज अ पार्टनरशिप इन अ डबल बॉन्डिंग ऑफ टू एटम्स? ऑप्शन दो इलेक्ट्रॉनों की, चार इलेक्ट्रॉनों की, एक इलेक्ट्रॉन की, सभी इलेक्ट्रॉनों की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, चार इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, याद कर लीजिएगा, चार इलेक्ट्रॉनों की। चलिए अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिवता की खोज की है? रेडियो एक्टिविटी इज डिस्कवर्ड। ऑप्शन मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, पियरे क्यूरी, हेनरी बैकुरल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, याद कर लीजिएगा, हेनरी बैकुरल। तो हेनरी बैकुरल की बात करें, उन्होंने ही जो है रेडियो एक्टिवता की खोज की, इट मीन्स रेडियो एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करें, इधर आपको एक चीज़ कंफ्यूज करेगा, याद कर लीजिएगा, एक चीज़ कंफ्यूज करेगा, वह क्या है? रेडियम। तो रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी। याद कर लीजिएगा, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, ज़्यादा नाम इन्हीं का आता है, और मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों मिल के किए थे, ठीक है, दोनों मिल के किए थे, क्लियर, दोनों पति पत्नी थे, ओके। अब जो है मैडम क्यूरी को है जो है नोबेल प्राइज भी मिला है, याद कर लीजिएगा, मैडम क्यूरी को जो है नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें, चलिए रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड की बात करें तो अल्फा किरण और बीटा किरण की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। याद कर लीजिएगा, अल्फा और बीटा किरण की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अब उसके बाद बात करें गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण तो हो गया, अब गामा किरण की बात करें तो हेनरी बैकुरल जो है, इन्होंने ही जो है गामा किरण का जो है खोज किए थे, ठीक है, गामा किरण का खोज हेनरी बैकुरल ने किए थे, क्लियर। अब इसके बाद एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अगर बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो चलिए मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन का जो खोज है चैडविक किए थे, ठीक है, चैडविक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ चैडविक। न्यूट्रॉन का क्या हो गया? चैडविक, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसी में एक और हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आप याद कर लीजिएगा, जे जे थॉमसन, ठीक है, जे जे, मैं जे जे लिख दे रहा हूँ, थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन, ओके। अब इसी में एक आ जाता है प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, ठीक है, याद कर लीजिएगा, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, क्लियर। आई थिंक सो सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे हैं तो हमारे चैनल पे जो रात के 8 बजे आपको वह क्लास मिल जाएगा, रात के 8 बजे वह क्लास मिल जाएगा, इसलिए आप जरूर से जरूर जुड़ जाए, और क्लासेस करवाए जा रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स और भी क्लासेस जो है हो चुके हैं, इसलिए पहले जो क्लासेस करवाए जा चुके हैं, आप यह क्लास खत्म होने के बाद आप जरूर जाके देख लें, यह क्लास खत्म होने के बाद जरूर जाके देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा कर रखे हैं, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा पोषक विटामिन के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसिटी इज नॉन एज अ विटामिन? ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, नहीं सॉरी, ऑप्शन में यहाँ बता रहा हूँ, आंसर अभी नहीं। इसका ऑप्शन है ए सी ई के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है, विटामिन ई। तो याद कर लीजिएगा, अगर बात करें कि पोषक, इट मीन्स कह सकते हो यार, मतलब मर्दाना जिसको बोलते हैं, ठीक है, मर्दाना ताकत की बात करें तो इसका क्या है, किस विटामिन के वजह से होता है? यह विटामिन ई की वजह से होता है, याद कर लीजिएगा, विटामिन ई, ठीक है। अब नपुंसकता की बात करें, नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई ही जो है, ठीक है, विटामिन ई की कमी से ही होता है, ठीक है। चलिए अब इसके साथ और जितना सभी विटामिन है उसको क्लियर कर ले, ठीक है, आप नोट डाउन कर ले, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है, नियर साइटनेस नहीं, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। और उसी में बात करें विटामिन सी, याद कर लीजिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ठीक है। विटामिन ई की कमी से होता है आपका वही नपुंसकता। अब विटामिन के की कमी से होता है हीमोफीलिया, ठीक है, इट मीन्स खून का थक्का नहीं जमता है, उसी को हीमोफीलिया बोलते हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा गलत है? विच कपल इज रॉन्ग? ऑप्शन ट्रैकोमा आंख, पीलिया यकृत, ल्यूकेमिया रक्त कोशिकाएं, अति अति तनाव, ठीक है, अति तनाव निम्न रक्तचाप। इसका जो सही आंसर, आई थिंक सो आप लोग गेस भी कर लिए होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अति तनाव निम्न रक्तचाप। तो ट्रैकोमा की बात करें तो ट्रैकोमा जो है आंख का बीमारी है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन में इसमें ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ट्रैकोमा जो है आंख की बीमारी है, ठीक है। अब यकृत जो है, यकृत में पीलिया होता है, ठीक है, पीलिया किस में होता है? यकृत, ठीक है, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है, यकृत में पीलिया होता है। अब ल्यूकेमिया की बात करें तो ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड सेल से संबंधित है, ठीक है। अब बट यहाँ पे बात करें अति तनाव, अति तनाव जो है वह हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, याद कर लीजिएगा, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ना कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? हुज यूनिट इज द लाइट ईयर? ऑप्शन दूरी का, समय का, ताप का, उष्मा का, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब, इसे आप याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इट मींस लाइट ईयर किसका यूनिट है? दूरी का, क्लियर। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि भैया कि एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है, यह भी क्वेश्चन आता है। तो एक लाइट ईयर बराबर आप याद कर लीजिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर, सॉरी 12 किलोमीटर। 15 अगर रहे, ध्यान दीजिएगा, 15 भी रहता है, ऐसा नहीं कि 15 नहीं रहता है, 15 भी रहता है, बट यहाँ पे 15 रहेगा तो मीटर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, 15 रहेगा तो मीटर हो जाएगा। अब उसी में अगर 12 रहेगा तो किलोमीटर हो जाएगा, दोनों को नोट डाउन कर ले, या तो स्क्रीनशॉट ले ले, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 रहेगा तो वह मीटर, 12 रहेगा तो किलोमीटर, क्लियर। तो यह हो गया एक लाइट ईयर बराबर। अब उसमें आता है एक पार्सेक, पार्सेक का भी इस्तेमाल जो है वह दूरी के लिए किया जाता है, इस मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो पार्सेक की बात करें तो वह होता है 3.26 लाइट ईयर। एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, इस दोनों को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग है। द यूज ऑफ फ्यूजेज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इज स्रोत की वोल्टता स्थिर करने के लिए, अधिक शक्ति व्यय को दिखाने के लिए, आपातकाल में सुरक्षित स्विच का काम लेने के लिए, अधिक शक्ति व्यय होने पर खुला परिपथ दिखाने के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी, अधिक शक्ति व्यय होने पर खुला परिपथ दिखाने के लिए। टू शो ओपन सर्किट व्हेन मोर स्ट्रिंजेंट एक्सपेंडिचर इज डन, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, लघु दृष्टि के निकारण हेतु उपयोग में लेते हैं विशिष्ट फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब जब लघु दृष्टि होता है, इट मींस निकट दृष्टि दोष होता है, तो इसके लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आर यूज्ड फॉर रिसॉल्विंग शॉर्ट विजन, यूज अ लेंस ऑफ स्पेसिफिक फोकस डिस्टेंस। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार, साधारण, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ठीक है। और आंख से संबंधित मैंने पूरा डिटेल आपको पहले वाले क्लास में दे दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। जिन बच्चों ने मेरा क्लास पहले वाला देख लिया तो आप टेंशन ना लें, दोबारा रिवाइज हो जाएगा, आपको और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, एक कॉपी लेकर नोट डाउन कर लें, ठीक है, कॉपी लेकर नोट डाउन कर लें, चूंकि गारंटी देता हूँ कन्फ्यूज करोगे, गारंटी मैं देता हूँ आप कन्फ्यूज करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं दूर, मतलब इट मीन्स दूर का जिसको धुंधला दिखाई देता है, याद कर लीजिएगा, दूर का जिसको धुंधला दिखाई देता है उसको क्या बोलेंगे?
निकट दृष्टि दोष, याद कर लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष इट मीन्स नियर साइटनेस, ठीक है। दूर का नहीं दिखता है उसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं और नियर साइटनेस बोलेंगे और उसके साथ ही मायोपिया भी बोलेंगे। क्लियर, फिर से सुन ले, दूर का जिसको धुंधला दिखाई देता है उसे क्या बोलेंगे, नियर साइटनेस, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, ठीक। क्लियर। अब इसके बाद इसे ठीक किससे किया जाता है, कौन सा लेंस का इस्तेमाल करके ठीक किया जाता है, इसे बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है, याद कर लीजिएगा, अवतल लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, कनकेव लेंस, दोनों एक ही चीज है, अवतल लेंस और कनकेव लेंस। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि इसे जो है मतलब इमेज कहाँ बनता है, जो उसका जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है। तो अगर आई बॉल की बात करें, चलिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, तो इसमें जो इमेज बनता है वह जो बनता है रेटिना, यह मेरा हो गया रेटिना के आगे बनता है, ध्यान दीजिएगा, रेटिना के आगे बनता है, ठीक है। दूर का जब धुंधला दिखाई देता है तब, ठीक है, रेटिना के आगे बनता है। और यहाँ पे जो है जब हम अवतल लेंस इट मीन्स जो कॉन्केव लेंस है उसका इस्तेमाल करते हैं तो यह जो है इमेज जो है रेटिना पे बनने लगता है, फिर हमें साफ दिखाई देने लगता है। क्लियर हो गया। अब इसमें जो है आई बॉल का साइज बढ़ जाता है, याद कर लीजिएगा, आई बॉल का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो दूर वाला जो क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं जिनको नज़दीक का धुंधला दिखाई देता है उसका क्या है, ठीक है। जिनको नज़दीक का धुंधला दिखाई देता है उसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, याद कर लीजिएगा, जिनको नज़दीक का धुंधला दिखाई देता है उसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, इट मीन्स फार साइटनेस, याद कर लीजिएगा, फार साइटनेस, ओके। अब इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ओके, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। जिनको नजदीक का धुंधला दिखाई देता है उसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, फार साइटनेस बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं क्या कि इसमें कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ठीक करने के लिए, ठीक है, इट मीन्स इसके निवारण के लिए। इसमें जो है उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, याद कर लीजिएगा, उत्तल लेंस इट मीन्स कन्वेक्स लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक। अब इसमें जो इमेज बनता है वह कहाँ बनता है इसे समझ ले, ठीक है। अब इमेज की बात करें तो इसमें जो इमेज बनता है वह रेटिना के बाहर बनता है, रेटिना तो यह है, रेटिना के बाहर बनता है, याद कर लीजिएगा, इसमें जो इमेज रेटिना के बाहर बनता है, ठीक है। जब उत्तल लेंस का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो इसमें इमेज कहाँ बनने लगता है, फिर रेटिना पे मेरा बनने लगता है, हमको साफ साफ दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब इसमें आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है, याद कर लीजिएगा, आई बॉल यह जो देख रहे हैं आई बॉल इसका साइज छोटा हो जाता है। आई थिंक सो आंख से रिलेटेड आपका लगभग 80 to 90% क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। इतना आप याद कर लो, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, गारंटी देता हूं, अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया तो 1 नंबर आपका आएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ कुछ जानकारी मैं आपको और दे देना चाह रहा हूं। अगर बात करें कैटरैक्ट इट मीन्स मोतियाबिंद की बात करें, उसमें जो है आंख के ऊपर अगर बात करें छाला बन जाता है, ठीक है, जैसे बोल सकते हो कि यार वाइट वाइट जो छाला बन जाता है उसी की वजह से हमें क्या होता है, कैटरैक्ट, उसी को बोलते हैं, सीधा उसी को कैटरैक्ट या तो मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक, क्लियर। तो आई थिंक सो आप अगर इतना समझ गए होंगे या कॉपी में नोट डाउन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपका टोटल डाउट क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब सबको याद कर ले, एक क्वेश्चन कंफर्म है, जहां भी आएगा आपका पक्का 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। ऑप्शन ऊर्जा, शक्ति, विद्युत, आवेश, धारा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन है, याद कर लीजिएगा, एनर्जी। एनर्जी का जो अगर इकाई की बात करें किलोवाट घंटा, ठीक है, जिसे कि यूनिट भी कहा जाता है, जिसे कि यूनिट भी कहा जाता है, इट मीन्स किलोवाट घंटा को यूनिट भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग देखते होंगे कि जब बिजली बिल हमारे घर में आता है तो यही यूनिट में आता है, किस में आता है, यही यूनिट में कहा जाता है, 1 यूनिट 5.5 रुपये, 6.5 रुपये, इस तरह से रेट चलते रहता है, ठीक है। तो यह मेरा क्या है, यूनिट जो है वही है। क्लियर। अब बात करते हैं इसमें पावर की, शक्ति। तो शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, पावर, शक्ति का होता है वाट, वाट या तो किलो वाट ही बोलते हैं, ठीक है, बट इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, याद कर लीजिएगा, वाट। अब जूल प्रति सेकंड बराबर वाट होता है, याद कर लीजिएगा, यह भी पूछा जाता है, जूल प्रति सेकंड बराबर वाट। क्लियर। जूल प्रति सेकंड बराबर वाट। अब इसके बाद बात करते हैं इट मीन्स आवेश की। तो आवेश का क्या होता है, कूलाम्ब होता है, याद कर लीजिएगा, आवेश का कूलाम्ब होता है। क्लियर। आवेश का कूलाम्ब होता है। उसके बाद अगर बात करें विद्युत धारा का तो एम्पियर, याद कर लीजिएगा, विद्युत धारा एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं एम्पियर। और यहाँ पे अब बात करें आवेश की तो चार्ज, याद कर लीजिएगा, आवेश की तो चार्ज कूलाम्ब, ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे उनके लिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया, चार्ज का क्या हो गया, कूलाम्ब हो गया। अब इसी के साथ बात किया जाए विभवांतर, ठीक है, विभवांतर इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं इसको, वोल्टेज ही बोलते हैं, तो इसका वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, जिसे वी से भी डिनोट किया जाता है। क्लियर, क्लियर हो गया। अब बात करें प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की, तो ठीक है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी से है, याद कर लीजिएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी से टोटल ऐसा यूनिट लगभग मैंने बता दिया आपको। क्लियर। तो अब बात करें यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध की, तो उसका ओम होता है, ठीक है, ओम, या जो ओम का सिंबल होता है OHM, ओम लिखते हैं, ठीक है, हो गया। क्लियर। तो आई थिंक सो
इससे भी आपका 82 to 85 जो परसेंट है ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स जैसे एसआई यूनिट से रिलेटेड आता है सभी क्लियर हो गया, ठीक है। अब टेस्ला वगैरह वो बाद की बात है, ओके, इतना क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो अभी जस्ट मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझा दिया है, ठीक है, अभी आप देखे होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आई थिंक सो आप जवाब भी दे दिए होंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो रिकेट्स की बात करें तो किस विटामिन की कमी से होता है? डी, याद कर लीजिएगा, विटामिन डी। तो मैंने आपको क्या कहा था, फर्स्ट शुरू में ही कहा था कि आज जो क्लास होने वाला है वह 20 क्वेश्चन है, बट 60 से 80 का क्वेश्चन का नॉलेज आपको देखे जाएगा। आई थिंक सो कहीं ज़्यादा भी ना हो जाए बैठ के अगर काउंट करे तो, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन देखना चाहते हो तो यार से जुड़ जाओ। आई थिंक सो अभी तक आप लोग लाइक भी नहीं किए होगे, इतना कंजूस हो यार, जाके लाइक तो कर दो, 1 रुपया भी नहीं लगता यार, लाइक और शेयर भी कर दो। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, व्हाट इज द हाईएस्ट ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन वैल्यू, ठीक है, मतलब वेयर होगा, कहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है पृथ्वी के केंद्र पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, एवरेस्ट की चोटी पर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, याद कर लीजिएगा, ध्रुवों पर। अगर ध्रुवों पर की बात करें तो वहाँ पे इट मींस एट द पोल सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। क्लियर। तो आज का क्लास बस इतना ही। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इस तरह के जो भी हमारे नए वीडियोस उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहते हो यार तो जाके सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है, कर ही लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद नेवी एमआर का यह क्लास है, इसका मैथ भी करवाया जा रहा है, जल्दी जाके मैथ का क्लास देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जीडी देखना चाहते हो यार, जीडी का भी जाके देख लो। समय पे आ जाओ, क्लास करने में मजा आएगा, समय पे आ जाओ, क्लास करने में मजा आएगा। कमेंट करोगे, कमेंट का रिप्लाई देंगे। इतना क्वेश्चन, इट मीन्स 20 क्वेश्चन में से आपने कितना का सही जवाब दिया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो, ठीक है। कितना का आपने सही जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ताकि मैं भी देखूं आप कितना जवाब दे सकते हो, ठीक है, कितना कैपेसिटी है आपके अंदर, एफिशिएंसी कितना है आपका। क्लियर। तो उसके साथ ही आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहां क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप वहां ज्वाइन कर ले, वहां पीडीएफ मिल जाएगा, इजीली वहां डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद वहां प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करो, वहां बार बार क्वेश्चन को बनाओ, प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, ओके। तो चलिए, अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है टेलीग्राम का तो सिंपली आप टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ सर्च करो, ठीक है, वहाँ सर्च करो ग्रेव स्टडी, वहाँ मिल जाएगा, इजीली वहाँ ज्वाइन कर लो, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास बस इतना ही, मजा आया तो यार लाइक कर देना, और उसके साथ ही अगले सेशन में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।